हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन में। साथियों, हम लोग बात करते हैं यूपीपीसीएस जो मेंस आंसर राइटिंग, इसमें डे 20 है। यानी आज हम जो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस सीरीज में अगर आज हम देखें तो आज हमारा 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ही हमने कहा था अपने साथियों से कि देखिए, जो लोग इससे लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे साथ में प्रतिदिन, ठीक है। कभी कभी उसमें छुट्टी हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास को जारी रखेंगे तो इसमें नागा नहीं करना, ठीक है। आज हमारा 20वां क्वेश्चन है साथियों, और आज का जो प्रश्न है देखेंगे आप। ये प्रश्न जो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत ने हाल फिलहाल में भी अपना परमाणु ऊर्जा रोड मैप जारी किया है, जिसमें आप देखेंगे 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बिजली करने की इसमें बात कही गई है। तो ये जो आज का हमारा प्रश्न है, इसको देखेंगे, और ये 250 शब्दों का प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, ये आज हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में साथियों देखेंगे हम कि प्रश्न पूछा गया कि साइंस एंड टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, और जीएस पेपर 3 में ये आपका रिलेट करता है, ठीक है। प्रश्न है, भारत के लिए स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना है, और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है। यानी 250 शब्दों में अगर देखेंगे तो इस प्रश्न को लिखना है। देखिए, कहीं भी अगर कोई प्रश्न है तो अगर उसकी सीमा दी है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको लिखना आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपको जितने वर्ड की लिमिट में दी जाए उतने में आप आंसर लिखने के लिए कैपेबल रहें, ठीक है, उसके लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे फिलहाल में 250 वर्ड के लिए इसको दिया गया है, और 2 सेगमेंट, एक तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है, और बाकी स्वच्छ और सतत ऊर्जा के रूप में परमाणु जो ऊर्जा है इसके लिए क्या करना है, हमें इसके बारे में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वही हमारा आंसर का आज जो है फॉर्मेट हमारा वही है कि पहले हम क्या देखते हैं, एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं कि देखिए जो ये कितनी खतरनाक हो सकती है परमाणु ऊर्जा, ठीक। तो ये भी पॉइंट है हमारे पास, इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा है, ये प्रीलिम्स में आपको बन सकता है 2047 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लाख मेगावाट, ठीक है, 1 लाख मेगावाट तक की परमाणु ऊर्जा का यहाँ पे भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है। तो इसके उत्तर की जब बात करेंगे साथियों, तो जैसा कि हम आपको पहले हर क्वेश्चन में ही बताते हैं कि इसका उत्तर, ठीक है, उसको लिखने का क्या अप्रोच है, पहले उसका दृष्टिकोण हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हल करने का दृष्टिकोण क्या है प्रश्न का, तो पहले तो परिचय होगा, और परिचय किस तरीके से लिखेंगे कि जो भारत की ऊर्जा डिमांड है, यानी पहले डिमांड को बताएंगे, ऊर्जा मांग क्या है और खपत की स्थिति क्या है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि हाँ देखिए कितनी ऊर्जा की मांग है, और फिर क्यों हम इस पर शिफ्ट कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा पे, या फिर जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं उनकी क्या कमियाँ हैं, है ना, इस पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक। इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन बेसिक में क्या बताएंगे इसके परिचय में कि ऊर्जा की मांग क्या है, खपत क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका परिचय इस तरीके से इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे जब मेन बॉडी में, तो बताएंगे कि भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा और सतत ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा के व्यवहार, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो सीधे जो क्वेश्चन की मेन बॉडी है उस पर आएंगे कि सतत ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये परमाणु ऊर्जा कितना हद तक यहाँ पर देखेंगे भारत के लिए एक सही कदम साबित हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह है, यानी जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है, ये सब सारी चीज़ों को लिखेंगे, और एक सकारात्मक निष्कर्ष। ये तो हम आपको हर एक क्वेश्चन बताते हैं कि चाहे जो भी चीज़ें हो उसका एक पॉजिटिव आप क्या करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आपका अप्रोच होना चाहिए निष्कर्ष लिखते समय, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स है चाहे जो भी चीज़ें हैं तो उसको एक पॉजिटिव सकारात्मक आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे साथ ही यहाँ से परिचय से, ठीक है। परिचय में देखिए, परिचय से यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं ना, जो ये सारे पॉइंट्स हैं रिवीजन के तौर पे, जब आप रिवीजन करें क्वेश्चंस का, अगर आप नोट्स, बहुत साथी नोट्स भी बना रहे हैं, उनके लिए कि आप क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन के बस बुलेटिन पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। बाकी से ये पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे कंप्लीट करना, और रिविज़न करने में भी आपको आसानी रहती है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है परिचय। इसमें देखेंगे जब परिचय में, तो भारत से स्टार्ट करते हैं, भारत का क्या इसमें रोल है और डिमांड के बारे में परिचय में बताया जा रहा है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता, जहां ऊर्जा की मांग में देखेंगे तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020 से कुल खपत में अगर बात करें तो प्रतिवर्ष 6.5% की वृद्धि हुई है, और वर्तमान में भारत के ऊर्जा मिश्रण में अधिकांश हिस्सा कोयले का है, ठीक है। अभी कोयला वाली पॉइंट याद रखिएगा, कोयले का है, जो लगभग 40% है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, पूरा करने के लिए अस्थायी ऊर्जा विकल्पों की विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा का पता लगाने का त्वरित आवश्यकता है। यानी अभी जो भारत के पास ऊर्जा का विकल्प था, वो भारत किस पे डिपेंडेंट है, देखेंगे कोयला पे, और लगभग 40%। और ये कोयले पे जो भारत की निर्भरता है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे जब देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या आ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कोयले के उपयोग से, ठीक है। तो इसको
किया जा रहा है कि इसको रिमूव किया जाए, या फिर तत्काल तो रिमूव किया नहीं जा सकता, फिर इसको धीरे धीरे इस पर निर्भरता को क्या किया जा रहा है, कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 2% का योगदान देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परिचय। अब यहाँ से देखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता क्या है। ठीक है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे। तो पहला आर्थिक व्यवहार्यता। ठीक है, इसमें क्या है कि लागत और लाभ के बारे में क्या है कि रेडियोधर्मी ईंधन के प्रबंधन और निपटान की लागत के बावजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोयला गैस संयंत्रों की तुलना में संचालित करने के लिए सस्ते हैं। अनुमान बताते हैं कि परमाणु संयंत्रों की लागत कोयला संयंत्र की तुलना में केवल, तो इसमें क्या है कि लाभ के बारे में बताया जा रहा है, और ये जो लागत है कितना है, लगभग 33 से 50% है। गैस संयुक्त चक्र संयंत्र की तुलना में लगभग 20 से 25% कम है। यानी अगर हम इस पे आते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे, तो इसकी जो लागत है वो, ठीक है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे कोयला, ठीक है, कोयला और गैस संयंत्रों की तुलना में लगभग इतने प्रतिशत की उसमें क्या हो जाएगी, कमी होगी। ये अनुमानित है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें क्या पॉइंट है कि हालांकि भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन वर्तमान में यूरेनियम के उपयोग पर हावी है, जिससे आयात किया जाता है। देश में दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी थोरियम को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यहाँ प्रयोग करने के लिए एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है। तो थोरियम में परमाणु संयंत्रों के जो वैकल्पिक ईंधन है उसके रूप में कार्य करने की क्षमता है, जिससे अगर आप देखेंगे आयात का बोझ कम हो सकता है और परमाणु ऊर्जा अधिक सस्ती हो सकती है। तो यानी अगर जो परमाणु ऊर्जा है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, परमाणु ऊर्जा हम अगर देखेंगे तो यूरेनियम से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा डिपेंडेंट, इस पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो भारत इसको आयात करता है। लेकिन अगर बात करें थोरियम भंडार के लिए, तो उसमें भारत का कितना है, 25% हिस्सा है, और भारत यही कोशिश करेगा कि थोरियम को क्या करें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में उसमें यूज कर पाएँ। अब विदेशी सहयोग के इसमें क्या एक पॉइंट है कि उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी, यानी जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगर बात करें तो ऐसे देशों के साथ सहयोग भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ा सकता है तथा घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकता है। इससे लागत कम हो सकती है तथा तकनीकी क्षमताओं में सुधार हो सकता है। यानी देखेंगे टेक्नोलॉजिकल रूप से भारत को उस देश को अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करके और अपनी जो टेक्निक है उसको और टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ भारत ने मौजूदा भारत सरकार या फिर इस क्षेत्र में स्वदेशी को काफ़ी इम्प्रूव करके, ठीक है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी विदेशों पे निर्भरता कम हो सके। ठीक है, ताकि देशी को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक लाभ क्या होगा इसका, परमाणु क्षेत्र का विकास सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई क्षेत्र को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को समर्थन मिलेगा, कुशल कार्यबल का निर्माण होगा। तो इस तरीके देखिए आप जो पॉइंट को रिलेट कर पाए, जैसे मेक इन इंडिया को यहाँ पर रिलेट कर दिया गया, तो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है। इस तरीके से जो वर्तमान में सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय व्यवहार्यता, पर्यावरण की दृष्टि से क्या होगा इसमें, तो निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पहले वो जो कोयला पर हमारा डिपेंडेंसी है वो देख रहे हैं 40% का है। तो जब इस पे हम आएंगे तो इससे क्या होगा, निम्न जो सबसे कम क्या कहते हैं आप कहेंगे, एक कम स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का हम उत्सर्जन कर पाएंगे। तो परमाणु ऊर्जा देखेंगे एक निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत है। कोयला आधारित विद्युत की जगह परमाणु ऊर्जा की प्रत्येक इकाई लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाती है। वर्ष 2015-16 में भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 37 मिलियन टन से अधिक CO2 की बचत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बचत की जा सकती है। और भारत का जो लक्ष्य है, ठीक है, 2070 का, ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का, यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्प लिया गया है, उसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके अनुसार भारत परमाणु ऊर्जा के बिना नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जो भारत इससे पहले ही क्या किया, पर्यावरण को बचाने के लिए या फिर उसमें सहयोग करने के लिए भारत ने 2070 तक ये टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये टारगेट कैसे अचीव होगा, डायरेक्ट तो कोयला को रिमूव कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें किस पे आना पड़ेगा, परमाणु ऊर्जा पे आना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि जीवन चक्र, ठीक है, जीवन चक्र उत्सर्जन, ये क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए औसत जीवन चक्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सभी ऊर्जा संयंत्रों में सबसे कम है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, तो इनका यानी लाइफ साइकिल जो है किस तरीके से है, जो सौर ऊर्जा सोलर ऊर्जा संयंत्र हैं उससे काफ़ी कम है। भूमि की जो उपयोग दक्षता है उसके बारे में क्या है कि भूमि उपयोग दक्षता परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को समान स्थापित क्षमता के लिए जो आप देखेंगे उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है।
जैसे उन्हें भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। यानी अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में अगर उसको इस्टेब्लिश करें तो उसके लिए हमें एक अच्छी खासी जगह की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसके बारे में परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करें तो बहुत ही कम जगह में ये हमारे लिए स्टेबल हो सकता है। तो जो भारत जैसी घनी आबादी के लिए क्या हो सकता है, एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आएगा। भूमि उपयोग की दक्षता। अब देखिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं इससे। अब ऐसा तो है नहीं कि चलिए देखिए ये सारी चीज़ें होंगी, चुनौतियों के बारे में हम चर्चा करने के बारे में कहा गया था, क्वेश्चन में पूछा भी डायरेक्ट है। अब चुनौतियों के बारे में पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो शुरू हो जाता है चुनौतियों के बारे में। तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या हैं, जैसे कि भी हमने देखा भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को उदाहरण के स्वरूप में भयावह दुर्घटनाओं की संभावना के कारण लोगों में आशंका बनी रहती है। कड़े सुरक्षा उपायों संचार के माध्यम से जनता का विश्वास बनाए रखना सर्वोपरि है। यानी इस तरीके से स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सुरक्षा संबंधी चीज़ों को सबसे पहले सर्वोपरि रखना पड़ेगा। ठीक है, कि आए दिन जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर बहुत सारी इसके पहले घटनाएं हो सकी हैं जिसका हमने एग्जांपल भी दिया, तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अगर बात करेंगे साथियों, तो इसमें देखेंगे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम सुनिश्चित करते हुए अनिवार्य सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण समाधान को विकसित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन में। ठीक है, अपर्याप्त जो देखेंगे इसका परमाणु स्थापित क्षमता क्या है, ठीक है, अपर्याप्त। वर्ष 2008 में अगर देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमान लगाया था कि वर्ष भारत में 2050 तक 650 गीगावाट क्षमता स्थापित होगी, जो कि वर्तमान में केवल 6.78 गीगावाट है। यानी अगर जो अनुमान है और जो वास्तविकता है उससे काफ़ी ये पीछे अभी तक हम लोग हैं, क्योंकि इतना जो अनुमान लगाया गया उससे हम बहुत हद तक पीछे हैं। तो ये जो स्थापित परमाणु ऊर्जा के बारे में उसकी क्षमता को लेकर काफ़ी इस पर एक चुनौती ये भी बनी हुई है कि जितना हम अनुमान कर रहे हैं उतनी ऊर्जा हम बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, नियामक ढांचा को लेकर। नियामक ढांचा क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, भारत का परमाणु जो है क्षति अधिनियम 2010 के लिए नागरिक दायित्व विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जो अपने नियंत्रण से परे दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी होने से डरते हैं। इस दायित्व संबंधी चिंता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश में बाधा उत्पन्न की है। यानी जो जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना को लेकर जब देखेंगे यहाँ पे तो उसका दायित्व कौन लेगा, इस स्तर को लेकर भी, इस ढांचे को लेकर भी इस पर कई सारे सवाल बनते हैं और ये चुनौती का एक विषय बना हुआ है। सार्वजनिक जो स्वीकृति है उसके बारे में क्या, सामाजिक प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए सक्रिय भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समन के संदर्भ में गलत धारणाओं को दूर करना, परमाणु ऊर्जा के गलत धारणाओं को दूर करने तथा परमाणु ऊर्जा के लाभों को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो ये भी एक चुनौती बना हुआ है कि इसके जो सार्वजनिक तौर पर इसकी स्वीकृति को लेकर थोड़ा सा लोगों में भय का माहौल बना रहता है। अब आगे की राह क्या है उसको देखते हैं। आगे की राह में क्या होगा कि PHWR विस्तार, स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR जिसकी पहली इकाई पहले से ही चालू है। बेस लोड, ठीक है, विद्युत क्षमता बढ़ाने का प्राथमिक स्रोत होना चाहिए। वर्तमान में फ्लीट अप्रोच का उपयोग करके 15 और इकाइयाँ निर्माणाधीन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मल्टीपल फ्लीट कार्यान्वयन में NPCIL के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों PSU को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि बाकी अदर जो भी जो कंपनियां हैं और PSUs हैं उनको भी इसमें शामिल करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। SMRS और कोयला संयंत्र प्रतिस्थापन, यानी आने वाले दशकों में बंद हो रहे कोयला संयंत्रों से खाली होने वाली कई स्थलों पर स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR का निर्माण किया जाना चाहिए। इन इकाइयों को आयात करने से बिजली उत्पादन महंगा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि जो कोयला संयंत्र को प्रतिस्थापन यानी उसको रिप्लेस किया जा रहा है, वहाँ पे आप छोटे छोटे स्तर पे जो स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर को स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको अगर आप आयात कर देंगे, ठीक है, इनके आयात करने से क्या होगा, बिजली महंगा हो सकता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो जगह बच रहा है उस पर जगह पे स्वदेशी का निर्माण मॉड्यूलर लगाने के लिए। देश में अगर बात करेंगे सबसे अधिक संख्या में कोयला संयंत्रों वाली कंपनी NTPC इस प्रक्रिया में एक स्वाभाविक रूप से साझेदारी है और अतिरिक्त औद्योगिक साझेदार भी इसके शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ NTPC अभी यहाँ तक काम कर रही है, उसके साथ साथ और भी कंपनियों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि परमाणु ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा के साथ एकीकृत करना, एक संतुलित ऊर्जा रणनीति अपनाएं जो परमाणु ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के साथ एकीकृत करे और इस देश की बड़ी और विविध ऊर्जा मांगों को स्थायी तरीके से पूरा करने में मदद मिले। यानी इन दोनों को जोड़ के एक साथ कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है। अब बात करेंगे थोरियम ऊर्जा विकास। इसके लिए क्या है, थोरियम को जिस पर डिपेंडेंसी जो भारत में अभी तक 25% तक है, तो इससे क्या भारत को फायदा होगा, इसको देखिए। दीर्घकालिक अस्थायी ऊर्जा आपूर्ति के
लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अनुसार थोरियम ऊर्जा जो है क्षमता को मुक्त करने के लिए दूसरे और तीसरे चरण में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकसित तेजी लानी चाहिए। भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो अपेक्षित क्षमता, ठीक है, तो केंद्र में इसके लिए क्या करना, मतलब भाभा को अगर यहाँ पे देखें तो वो क्या करे, इसको थोरियम को लेकर अगर देखेंगे तो इसको यूज पे क्या करे, बढ़ावा देना चाहिए। फिर देखेंगे नीतिगत समर्थन क्या है, ये क्या है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार से मजबूत नीतिगत समर्थन सुनिश्चित कीजिए। इसमें विदेशी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी और नवाचार के लिए प्रोत्साहन हेतु अनुकूल नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। यानी इसमें क्या है कि जो नीतिगत समर्थन है ये भी काफ़ी हद तक जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं निष्कर्ष पे, क्वेश्चन का निष्कर्ष पे आएंगे जब देखेंगे। निष्कर्ष क्या है कि दूरदर्शी नीतिगत ढांचे और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत परमाणु ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है, जहां ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सहज रूप से जुड़े हुए हैं। सामूहिक कार्रवाई तथा दूरदर्शिता को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए एक उज्ज्वल भविष्य या कल सुनिश्चित करने के लिए सतत ऊर्जा समाधानों में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक मार्ग तैयार कर सकता है। यानी जब हमें इस तरीके से चीज़ों को आगे हम बढ़ाएंगे एक दूरदर्शी नीति का ढांचा लेके, तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सतत और स्वच्छ ऊर्जा का यहाँ पे एक क्या करेगा, एक रास्ता प्रशस्त करेगा। क्लियर है। तो ये तो होता है यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। क्वेश्चन जो था हमारे पास उसमें हमें देखना था, ठीक है, इसके बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, फिर उसकी चुनौतियाँ और इसका मूल्यांकन करना था किस किस व्यवहार में। तो बाकी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें साथियों कि यूपी स्पेशल के लिए मेंस के लिए पेपर 5 और 6 के लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग में सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा चुके हैं और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है। तो फटाफट से जो साथी नहीं देखें इस सेशन को अटेंड करें। साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे करंट अफेयर के साथ साथ जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे भूगोल, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत, और बाकी अदर टेस्ट सीरीज भी आ चुकी हैं। उसको फटाफट से जाइए, जो लोग नहीं देखें उसको देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम को जुड़ जाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।